बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की। अनिल देशमुख को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अनिल देशमुख कल दोपहर पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। मुंबई स्थित दफ्तर में वहां करीब 12 घंटे पूछताछ चली। देर रात उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अनिल देशमुख पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहते हुए वसूली रैकेट चलाने का आरोप है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने देशमुख पर सचिन वाजे के जरिए 100 करोड़ रुपए की वसूली करने का आरोप लगाया था। और आइए ज्यादा अपडेट्स ले लेते हैं। प्रशांत बड़े हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, कल देर रात गिरफ्तारी हुई है, आज दिन भर क्या होगा और कल जो गिरफ्तारी हुई है उसमें क्या क्या हुआ? जिया, सोमवार की दोपहर को 12 बजे जब यहाँ पर अनिल देशमुख यहाँ पे आए थे तो लगभग देर रात तक ये उनकी इंक्वायरी चली। जिस तरह से सत्यव्रत कुमार यहाँ पर जॉइंट डायरेक्टर आए, उसके बाद उन्होंने लगभग 4 घंटे तक अनिल देशमुख जो है उनकी इंक्वायरी की और 1 बजे रात को 1 बजे उन्होंने बाहर आकर ये जानकारी दी कि अनिल देशमुख को अरेस्ट किया गया है। इस पूरे मामले में रात 3 बजे जो है उनके अनिल देशमुख के जो एडवोकेट है इंद्रपाल सिंह, वो बाहर आए। उन्होंने 2 से 3 घंटा अनिल देशमुख उनके साथ बातचीत की और आज उनको जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा, स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके पहले उनकी मेडिकल जो है वो यहाँ के अस्पताल में की जाएगी। और इंद्रपाल सिंह ने जिस तरह से बात की है, बताया है कि इस पूरे अरेस्ट को और जो आज रिमांड मांगी जाएगी ईडी से, वो रिमांड को वो अपोज करेंगे। देखा जाए तो इस पूरे मामले में 2 अरेस्ट ऑलरेडी जो है पहले हो चुकी है और वो उनके पीए जो है अनिल देशमुख के, उन दोनों पीओ को अरेस्ट की गई है। इस पूरे मामले में इसके जो तकरारदार है वो एक्स जो कमिश्नर है परमबीर सिंह, इनकी ये तकरार है 100 करोड़ की जो वसूली है उसका मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। इसके लिए अनिल देशमुख इनकी जो है कस्टडी ली जाएगी और इसके आगे की जांच जो है वो ईडी करेगी। अनिल देशमुख पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहते हुए वसूली रैकेट चलाने का आरोप है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने देशमुख पर सचिन वाजे के जरिए 100 करोड़ रुपए की वसूली करने का आरोप लगाया था। 100 करोड़ वसूली केस में सबसे बड़ा एक्शन। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री को ईडी ने किया गिरफ्तार। अब सलाखों के पीछे आरोपों का हिसाब देंगे अनिल देशमुख। अनिल देशमुख तरह तरह के बहाने बनाकर कई महीनों से ईडी की जांच से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रविवार को जब ये ईडी दफ्तर पहुंचे तो 12 घंटे की पूछताछ के बाद देर रात इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार खुद अनिल देशमुख से पूछताछ करने के लिए दिल्ली से मुंबई पहुंचे थे। महाराष्ट्र के एक्स होम मिनिस्टर अनिल देशमुख को अरेस्ट किया गया है। लगभग 13 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने उनको अरेस्ट किया है। जो 100 करोड़ की उगाई का मामला था, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, इस मामले में पिछले 3 महीनों से ईडी जो है उनको समझ भेजती रही, लेकिन कल जो है दोपहर को 12 बजे यहाँ पर जो है अनिल देशमुख हाजिर हुए थे ईडी के सामने। यहाँ पे हाजिर हुए थे और देर रात 1 बजे के दरमियान उनको अरेस्ट करने की जो जानकारी है वो ज्वाइंट डायरेक्टर ईडी के सत्यव्रत कुमार ने कंफर्म की है। ईडी ने साफ साफ कहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए इन्हें गिरफ्तार किया गया। ठीक है, उनका इन्वेस्टिगेशन था, हमने इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट किया है हमने। लेकिन किस मामले में गिरफ्तारी दिखाई गई? 4.5 करोड़ का मामला था जिसमें की गई। हाँ, 4.5 करोड़ के मामले में दिखा रहे हैं वो सेक्शन 3 में। तो आगे आपकी क्या रणनीति है? हम कल कोर्ट में उनको प्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ हम रिमांड को अपोज करेंगे। अनिल देशमुख की मुश्किलें तब बढ़ी जब एंटीरिया विस्फोट केस में मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का तबादला कर उन्हें होमगार्ड का डीजी बना दिया गया। इसके बाद सीएम उद्धव ठाकरे के नाम परमबीर सिंह की एक चिट्ठी सामने आई। इस चिट्ठी में परमबीर सिंह ने दावा किया था कि अनिल देशमुख ने गृह मंत्री रहते हर महीने
सचिन वाजे से 100 करोड़ रुपए देने की मांग की थी। सचिन वाजे मुंबई क्राइम ब्रांच के वही अफसर हैं जिन पर मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोट से भरी गाड़ी खड़ी करने का आरोप है। इसके साथ ही देशमुख पर यह भी आरोप लगाया गया था कि वो पुलिस अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग के एवज में पैसा लेते हैं। आज मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह जिनने अनिल देशमुख के ऊपर आरोप किए, वो परमवीर सिंह आज कहाँ है? उस वक्त देशमुख ने जरूर तमाम आरोपों को झूठा बता दिया, लेकिन सीबीआई और ईडी ने आरोपों की जांच शुरू कर दी। इसी दौरान ईडी को पता चला कि सचिन वाजे कई ऑर्केस्ट्रा बार से 4 करोड़ 70 लाख रुपए वसूले थे। बाद में यही रुपए देशमुख को दे दिए गए थे। इसके बाद ईडी की जांच में ये भी सामने आया कि अनिल देशमुख का परिवार श्री शिक्षण संस्थान के नाम से एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता है, जिसके खाते में दिल्ली की कई फर्जी कंपनियों से करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए। यही खुलासा अब देशमुख पर भारी पड़ रहा है। अब टेंशन उद्धव ठाकरे और शरद पवार का बढ़ेगा कि 100 करोड़ की प्रति माह जो वसूली आती थी, शरद पवार के पास कितने जाते थे और ठाकरे जी के पास। अनिल देशमुख के बाद अनिल परब का नंबर लगेगा। इसी खबर पर प्रशांत बढ़े हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। प्रशांत, अब बड़ा सवाल यही है कि क्या यहाँ से पैसे की ट्रेल को आगे भी ईडी जांचेगा, और क्या इसके बाद अब उद्धव ठाकरे और साथ ही साथ शरद पवार की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं? विकास, देखा जाए तो इस पूरे मामले में जिस तरह से आरोप हुए हैं और ये आरोप जो किए गए हैं वो मुंबई पुलिस के एक्स कमिश्नर है परमवीर सिंह, उन्होंने किए हैं। और इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जो पीएमएलए एक्ट है उसके तहत ये मामला पूरा दर्ज है। और इसमें बहुत सारी इंक्वायरी है। जिस तरह से ये दोनों पीए थे, संजीव पालांडे और कुंदन शिंदे, उनको अरेस्ट की गई थी। उनकी तरह पूरी तरह से जांच जो है वो ईडी ने की है और उनसे कुछ आगे के लिंक्स मिले हैं और इसलिए बार बार जो है अनिल देशमुख, इनको यहाँ पर बुलाया गया था, समन्स भेजी गई थी, लेकिन अनिल देशमुख जो है उन ईडी को कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। जो मंडे यहाँ पर अचानक से अनिल देशमुख यहाँ पर आए, ये पूरा मामला चौंकाने देने वाला था। इसके बाद लगातार आगे पूरी जांच करनी है। जिस तरह से आरोप जो विरोधी पार्टियां हैं उन्होंने की है, इसमें पूरे सरकार पर आरोप हुए हैं, महाविकास आघाड़ी पर आरोप हो रहे हैं, तो पूरी जांच होगी। इसमें और कुछ अधिकारी जो है उनका इन्वॉल्यूशन है क्या? जिस तरह से सचिन वाजे का नाम सामने आया था, फिर परमवीर सिंह का नाम सामने आया था, तो और कुछ अधिकारी इसमें जो है वो शामिल है क्या? और जिस तरह से किरीट सोमैया का हमने बयान सुना, किरीट सोमैया ने कहा है कि अगला नंबर अनिल परब इनका होगा, जो अभी महाराष्ट्र सरकार के एक बड़े मिनिस्टर है, उनका नाम उन्होंने लिया है। तो इस पूरे मामले में अभी लगातार किस तरह से चौकसी होगी, किस तरह से आगे ये जांच बढ़ेगी, ये देखना जरूरी है। कौन से अधिकारी, कौन से नेता और कौन से मिनिस्टर सामने आएंगे, वो भी जो है वो इस पूरे जांच में सामने आएगा। और अब बात अयोध्या के दीपोत्सव की। आज भी दीपोत्सव की धूम रहेगी और इससे पहले कल सरयू के तट पर दीपोत्सव में लेजर शो का भव्य आयोजन किया गया। एक बार फिर अयोध्या दुल्हन की तरह सजकर संवरकर तैयार हो गई और इस बार का दीपोत्सव बेहद खास होगा, क्योंकि इस बार के दीपोत्सव में कई कार्यक्रम रखे गए हैं और कुछ तस्वीरें भी आपको अयोध्या की हम इस वक्त दिखा रहे हैं। कल के ये भव्य आयोजन की तस्वीरें हैं। अयोध्या के दीपोत्सव पर आयोजित लेजर शो की ये तस्वीरें। सरयू घाट पर अयोध्या में इस तरह से दीपोत्सव के साथ साथ लेजर शो का आयोजन किया गया। 9 लाख दिए जलाने का लक्ष्य है इस बार भी, और उससे पहले आप देखिए इस भव्य आयोजन को देखने के लिए सैकड़ों हजारों लोग अयोध्या भी पहुँचे। 2017 के बाद से लगातार अयोध्या में
सरयू घाट पर ज़बरदस्त तरीके से दीपोत्सव और इसी तरह लेजर शो आयोजित करके इस दीपोत्सव को मनाया जाता है, दीपावली के त्यौहार को मनाया जाता है। बद्रीनाथ धाम में सोमवार को सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई। बर्फबारी से धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उधर सोमवार को दोपहर बाद केदारनाथ धाम में करीब आधे घंटे तक हल्की बर्फबारी हुई। धाम की ऊंची चोटियों पर पहले ही बर्फ से ढक चुकी हैं। अब धाम से लगी पहाड़ियों में भी बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई है। लगातार मौसम खराब रहने और बर्फबारी होने से बद्रीनाथ धाम में ठंड काफ़ी बढ़ गई है। अब तस्वीरें देखिए, बर्फबारी की तस्वीरें। बद्रीनाथ धाम में आने वाले यात्री ठंड से ठिठुरते नजर आए। वहीं बद्रीनाथ में बर्फबारी का असर जोशीमठ क्षेत्र में भी नजर आया। पंडुकेश्वर, जोशीमठ और औली शाम ढलते ही शीतलहर यहाँ चलने लगी, जिसके बाद पूरा क्षेत्र कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गया। बात करते हैं पाकिस्तान और भारत के बीच शुरू हुए नए रिश्ते की एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये रिश्ता जुड़ा है भारत के हारिश और पाकिस्तान की उसरा के बीच। बतौर दूल्हा दुल्हन दोनों की हाईटेक शादी हुई, पर बीच में आ गई है सरहदों की दीवार। एक रिपोर्ट देखिए। ऑनलाइन निकाह सरहदों के पार। तो अब मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द उनका वीज़ा इशू करे ताकि मैं अपनी वाइफ को इंडिया ला सकूं। दुल्हन भारत लाने की दूल्हे की दरकार। ये हैं राजस्थान के जोधपुर के हारिश खान, जिन्होंने 11 साल के इंतजार के बाद आखिरकार पाकिस्तान की उसरा साबीर को अपनी हमसफर के तौर पर कबूल कर लिया है। पर यहाँ मियाँ बीवी तो राजी हो गए, निकाह और काजी भी हो गए, पर दूरियां अभी बनी रहेंगी, क्योंकि दूल्हा दुल्हन के बीच है सरहदों की दीवार। दो मुल्कों के बीच में तकरार। सुनिए क्या है भारत सरकार से दूल्हे की दरकार। काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे वीज़ा लेने की, लेकिन हमें वीज़ा नहीं मिल रहा था। कुछ इंटरनल इश्यूज थे, लेकिन अब फाइनली जब हमने डिसाइड किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, तो हमने फिर ये अरेंजमेंट किया और शादी की। इस हाईटेक निकाह में बाकायदा सारी रस्में हुई। दोनों परिवार के लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निकाह में शरीक भी हुए। मेहमान नवाजी भी की गई। अब दूल्हा हारिस सरकार से गुहार लगा रहा है कि उसकी बेगम उसरा साबिर को जल्दी वीजा दिया जाए ताकि वो उसे अपने घर ला सके। सबके अपने जो इंडियन रिवाज है उसके अकॉर्डिंग जब शादी होती है, शादी के तुरंत बाद दुल्हन घर पे आती है, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है। तो आप समझ सकते हैं मेरी फीलिंग्स क्या होगी। तो मैं बस गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे जल्द से जल्द वीज़ा इशू करें मेरी वाइफ के लिए, तो मैं उसको इंडिया जल्द से जल्द लेके आ सकूँ। कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, और ऊपर वाले ने जब इनकी जोड़ी दो ऐसे मुल्कों में रहते हुए बनाई है जिनके बीच रिश्ते खराब हैं, तो उसमें आखिर ये क्या करे। अब देखते हैं कि सरकार कब सुनेगी इस दूल्हे की गुहार। आज धनतेरस और परसों दिवाली। इस त्योहार को देखते हुए मिलावटखोर सक्रिय हो चुके हैं। दुकानों पर सजी रंग बिरंगी मिठाइयों में बांटा जा रहा है मीठा जहर। देश भर में जगह जगह छापे मारकर नकली खोआ और मावा बरामद किया जा रहा है। यूपी के गोंडा जिले से खाद्य विभाग ने 2000 किलो नकली खोआ बरामद किया है। जाहिर है यही नकली खोआ रंग बिरंगी मिठाइयों के जरिए आप तक पहुंच रहा है, और अगर आपने ये मिठाई खाई तो अंजाम तो आप समझ ही गए। ऐसी मिठाई आपको बीमार भी कर सकती है, इसलिए आपको सावधान रहने की बहुत जरूरत है। और देखिए, महाराष्ट्र में आर्यन खान से ड्रग्स पार्टी का जो विवाद शुरू हुआ, अब महाराष्ट्र की सियासत में इसकी शक्ल पूरी तरीके से बदल गई है। आप कह लीजिए कि ये महाभारत की शक्ल ले चुका है। नवाब मलिक, जो पहले समीर वानखेड़े पर हमलावर थे, अब उनके निशाने पर आ गए हैं पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस। कल 8वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नवाब ने कई आरोप फडणवीस पर लगाए। आज 9वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने की तैयारी में है। तो क्या है नवाब मलिक बनाम देवेंद्र फडणवीस की लड़ाई का ये नया एपिसोड, जरा एक रिपोर्ट देखिए। ड्रग के खेल का मास्टरमाइंड हमें लगता है महाराष्ट्र का पूर्व मुख्यमंत्री है क्या, ये सवाल हमारे दिमाग में खड़ा हो रहा है। एक बात मैं नवाब मलिक को कह देना चाहता हूँ, मैं कांच के घर में नहीं रहा।
ये मर्यादा लांघेंगे तब भी हम मर्यादा नहीं लांघेंगे, लेकिन जवाब तो देंगे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी की इन 2 तस्वीरों और एक वीडियो ने महाराष्ट्र के सियासत में बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। मगर कैसे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले महाराष्ट्र के कौशल विकास मंत्री नवाब मलिक का ये आरोप सुनिए। मामला महाराष्ट्र में ड्रग के बड़े कारोबार का है। देवेंद्र जी जब भी नई मुंबई की तरफ, पूना की तरफ प्रस्थान करते थे, वहीं से सारा देवेंद्र जी का माया जाल चलता था। पहली फोटो में देवेंद्र फडणवीस जयदीप राणा के साथ नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी फोटो में पत्नी अमृता फडणवीस जयदीप राणा के साथ हैं। वो जयदीप राणा जिसे एनसीबी ने ड्रग्स केस में पकड़ा है। अब इन्हीं तस्वीरों के आधार पर नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर ड्रग्स गैंग्स में शामिल होने के आरोप लगाए, तो अपना और पत्नी का नाम ड्रग्स रैकेट से जोड़ने से तिलमिलाए देवेंद्र फडणवीस ने भी करारा जवाब दिया। तस्वीर तो ऐसी है कि एक दूसरे को तुम शैतान हो, इस तरह की तस्वीर है। मैंने पूछा ये निशान क्या होता है, मेरे बच्चों ने कहा कि यू आर एविल। अब कौन शैतान है मुझे पता नहीं। गणपति देवेंद्र जी के घर पे है या जयदीप राणा के घर पे मुझे पता नहीं, लेकिन गणपति दर्शन के लिए देवेंद्र फडणवीस, जयदीप राणा ये साथ में है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसी तीसरे आदमी के साथ फोटो आने से अगर बीजेपी का ड्रग कनेक्शन बनता है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंत्री नवाब मलिक, इनके साथ रहने वाले उनके जवाई, इनके घर में गांजा अगर या इनके पास गांजा अगर मिलता है, तो इस रेशियो से पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यही ड्रग्स की किनपिन होनी चाहिए। नवाब मलिक ने एक म्यूजिक वीडियो भी जारी किया। जो बहती जाती जान कहाँ, कुछ वो कह न पाती, कभी किरण सी वो झिलमिलाती, कभी हवा सी वो गुनगुनाती, ये चारों नदियाँ कभी मुंबई की शान थी। दावा है कि इस वीडियो को फाइनेंस करने वाला और कोई नहीं, जयदीप राणा था। फडणवीस जी ने गाना गाया था, अभिनय किया था, देवेंद्र जी ने भी अभिनय किया था। फिर बचाव करेंगे कि मुझे मालूम नहीं था ये कौन आदमी फाइनेंशियल हेड बन गया, लेकिन देवेंद्र जी के जयदीप राणा के रिश्ते बहुत घनिष्ठ थे। नवाब मलिक यही नहीं रुके, उन्होंने कुछ और बड़े चेहरों को भी ड्रग्स गैंग का हिस्सा बता दिया। देवेंद्र फडणवीस, उनकी पत्नी अमृता फडणवीस के अलावा नवाब मलिक ने महाराष्ट्र के पूर्व वित्त मंत्री मुनगंटीवार और देवेंद्र फडणवीस के साथ उद्धव ठाकरे के करीबी नीरज गुंडे को भी आड़े हाथ लिया। ड्रग्स पर कार्रवाई की आड़ में वसूली और नौकरी पाने के लिए गलत जानकारी देने के आरोपों से घिरे हैं। ऐसे में अब समीर वानखेड़े अपनी बेगुनाही साबित करने की हर कोशिश कर रहे हैं। धर्म और जाति को लेकर लग रहे आरोपों के सीधे किसी को जवाब देने के बजाय समीर वानखेड़े SC/ST आयोग की ही शरण में पहुंच गए। वानखेड़े ने आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला को सबूत सौंपे, जिसमें 1995 और 2008 का जाति प्रमाण पत्र दिया, जिसके मुताबिक वो हिंदू हैं और महार जाति से आते हैं। इसके अलावा वानखेड़े ने पहले बच्चे का जाति प्रमाण पत्र सौंपा, साथ ही स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई पहली शादी और तलाक से जुड़े दस्तावेज सौंपे। माननीय चेयरपर्सन सर के सामने जो मेरी कंप्लेंट थी उससे भी चर्चा हुई और कुछ डॉक्यूमेंट दस्तावेज भी सबमिट किया। आपने जो है अपना 1995 का कास्ट सर्टिफिकेट भी दिया है जिसमें आपकी जाति का जिक्र है। बहुत सारी चीज़ें दी हैं जो मैं अभी मीडिया के साथ डिस्कस नहीं। समीर वानखेड़े ने जो सबूत सौंपे उससे फिलहाल अनुसूचित जाति आयोग संतुष्ट दिख रहा है, क्योंकि उसका पहले का सर्टिफिकेट भी था जो उनके पिताजी के बेस पे भी बना था, और बाद में उनका अपना सर्टिफिकेट बाद में नौकरी लगने के बाद जो देते हैं वो भी दिया है। रजिस्ट्रार से मुंबई से उनके जो संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट है वो हम मंगवाएंगे और जल्दी उसके ऊपर जो है कोई भी अंकुश ना रहे उन सबको क्लियर करेंगे।
एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने वानखेड़े की जाति, धर्म और नौकरी पर निकाहनामा जारी कर सवाल उठाए थे। आरोप लगाया था कि वानखेड़े ने मुस्लिम होते हुए अनुसूचित जाति होने की गलत जानकारी देकर यूपीएससी की परीक्षा में एससी कोटे का फायदा उठाया और नौकरी हासिल की। इन्हीं आरोपों के बाद SC/ST कमीशन के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वानखेड़े का बचाव किया था। अब इसके खिलाफ नवाब मलिक राष्ट्रपति से शिकायत करने की बात कह रहे हैं। दाऊद वानखेड़े साहब के घर पे चले जाना और वहाँ पे मीडिया से संवाद करना, वैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह के आचरण रख सकता है? ये सारी चीज़ों का हम देश के राष्ट्रपति को शिकायत करेंगे, सोशल जस्टिस मंत्री को भी शिकायत करेंगे। धर्म और जाति के सवालों से घिरे वानखेड़े पर ड्रग्स केस में वसूली के भी आरोप हैं। सोमवार को SC/ST आयोग जाने के बाद वानखेड़े दिल्ली के RK पुरम में NCB के सामने दूसरी बार पेश हुए, जहां वानखेड़े से करीब 4 घंटे तक पूछताछ चली। कोई भी बातचीत कुछ तो बताइए सर। आप मुंबई जा रहे हैं सर? मुंबई जा रहे हैं ना? ड्रग्स मामले में कई खुलासे करने वाले समीर वानखेड़े अब चौतरफा विवादों के घेरे में है। आरोप है कि वानखेड़े ड्रग्स पर कार्रवाई की आड़ में बड़ा वसूली नेटवर्क चला रहे हैं। क्रूज पर ड्रग्स पार्टी वसूली की बड़ी साजिश तक पहुंच गई है और ड्रग्स और वसूली के इस चक्रव्यूह को बुनने वाले कथित तौर पर 2 अहम किरदार हैं, किरण गोसावी और सैम डिसूजा। सैम डिसूजा नया किरदार है जिसे एबीपी न्यूज ने ढूंढ निकाला है और सैम ने वसूली गेम का सारा कच्चा चिट्ठा खोला है एबीपी न्यूज के कैमरे के सामने। सैम डिसूजा और किरण गोसावी क्रूज ड्रग्स केस के वो 2 किरदार हैं जिन पर आर्यन खान को छोड़ने के लिए शाहरुख खान से 25 करोड़ की डील के आरोप लग रहे हैं। गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर सैम ने सैम डिसूजा का नाम का खुलासा किया है। गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल ने सैम डिसूजा के नाम का खुलासा किया था। एबीपी न्यूज ने सैम को ढूंढ निकाला और उसने जो खुलासे किए वो हैरान करने वाले थे। उसने कहा कि आर्यन ने न ड्रग्स ली न उसके पास से ड्रग्स मिली। पहली बार मैं गोसावी को मिला हूँ, उसके पहले ना मेरा कोई लेना देना है, ना मेरा कोई कॉन्टैक्ट है। यू कैन चेक द CDR, यू कैन चेक वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, वॉट एवर फैक्ट्स। उसने के बाद ही टोल्ड मी थैंक यू फॉर गेटिंग मी कनेक्टेड। आई सेड ओके नाउ सिंस यू आर डूइंग अ गुड जॉब, आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो मेरे को भी अच्छा लगा। उसके बाद मुझे सुनील पाटिल का फोन आया कि जरा पता करो वो सेलिब्रिटी कौन है। तो दिस बिकॉज ये होता है 3 तारीख को वी आज दैट इज 12:30-1 बजे को मालूम पड़ता है कि इट इज मिस्टर आर्यन खान। अब तक मीडिया से नदारद सैम डिसूजा के मुताबिक ड्रग्स केस में डील का मास्टरमाइंड था किरण गोसावी। वही आर्यन को छोड़ने के एवज में पैसे ऐंठना चाहता था। उसके बाद मालूम पड़ता है सुनील पाटिल के थ्रू कि अरे वो एक टोकन अमाउंट दे रहे, तो उसका क्या करें। मैं बोला बस मेरे को नहीं मालूम, आपको मैं कांटेक्ट करा के दिया, आप सामने सामने थे, आपको जो है आप कर लो। देन सुनील टोकन अमाउंट क्यों मांगा था, पर किस लिए मांगा था? 50 लाख रुपए शायद मांगा। हाँ, उनको हेल्प करने के लिए आर्यन को। हाँ, बट वो कंफर्म नहीं था कि उसको हेल्प कर रहे थे या क्या कर रहे थे। तो उसके बाद इनके ड्राइवर ने और मिस्टर सुनील पाटिल के रेफरेंस से मिस्टर प्रभाकर साहिल गए थे ये पैसा लेने। आप वीडियो कैमरा चेक कीजिए, आप सब कीजिए, मेरा इसमें कुछ लेना देना है नहीं। सैम डिसूजा के मुताबिक इसी डील के लिए लोअर परेल में चंकी पांडे के भाई विक्की पांडे, गोसावी और शाहरुख की मैनेजर पूजा डडलानी के पति एक मॉल में मिले थे। यानी अभी तक सैम डिसूजा ने जो भी खुलासे किए उसके मुताबिक इस केस में सबसे बड़ा धोखा जिसने किया है वो है किरण गोसावी। वापस पैसे जब रिटर्न कर रहे थे आप ही को दिए? मेरे को इसीलिए दिया गया। अभी ऐसा है कि मेरे को मालूम नहीं था ये क्या हो रहा था। फिर बाद में जब मालूम पड़ता है कि ये किरण गोसावी इज अ चीट, इज अ फ्रॉड, ओके, देन मिस्टर बिंद्रा कॉल्ड एंड सेड लाइक बॉस सी काम तो नहीं कर रहा है, ये तो चीटर निकल गया, तो पैसे तो वापस करा दो वरना आप आपके जेब से दो। देन वी स्टार्टेड गोइंग एंड फॉलोइंग अप विद मिस्टर सुनील पाटिल एंड गिविंग हिम बैड और गाली गलौज करके ये सब करके हमने वो पैसा रिकवर किया एंड वी गेव इट टू द कंसर्न पर्सन, जो जिसका पैसा था उसको वापस दे दिया।
आर्यन खान जमानत पर हैं, किरण गोसावी जेल में है, जबकि ड्रग्स केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। दरअसल दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 110 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गई है। आज भी पेट्रोल के दामों में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 110 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर हो गया है और डीजल के दाम में हालांकि कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन पेट्रोल के दाम एक बार फिर से बढ़े हैं। ये आम लोगों के लिए एक बड़ी लेकिन बुरी खबर है, क्योंकि लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो आसमान छू रहे हैं। आज बात कर लेते हैं 13 राज्यों में होने वाले 29 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों की काउंटिंग की। चुनाव मतलब एबीपी न्यूज, और इस काउंटिंग के सबसे तेज नतीजे आपको सिर्फ एबीपी न्यूज पर ही दिखेंगे। तो हम लगातार आपको अपडेट देंगे। मेरे दाएं और बाईं तरफ जो आप टैली देख रहे हैं, यहाँ पर आपको लोकसभा और विधानसभा की सीटवार आपको नतीजे और रुझान दिखाते रहेंगे। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों के 3 लोकसभा चुनाव हैं 3 राज्यों में, और इसके अलावा 29 विधानसभा सीटों के रुझान और नतीजे आने हैं। हर राज्य के हिसाब से विधानसभा सीटों के नतीजे और रुझान हम आपको दिखाते रहेंगे। आंध्र प्रदेश में 1 सीट पर होना है उपचुनाव। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। 2 सीटें बीजेपी के विधायकों के इस्तीफा देने की वजह से खाली हुई है। महाराष्ट्र में 1 सीट पर विधानसभा चुनाव है, जबकि मेघालय में 3 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव है। मिजोरम में भी 1 सीट पर उपचुनाव होना है। तेलंगाना में भी हजूराबाद सीट 1 ही सीट पर उपचुनाव होना है। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको हम दे दें, मतगणना शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे कर रुझान भी सामने आने लगेंगे और आपको अपडेट हम देते रहेंगे कि आखिर कहां से कौन सा उम्मीदवार आगे चल रहा है, कौन पीछे छूट गया है। और लगातार आपको हम दिखा रहे हैं उपचुनाव 2021 विधानसभा की कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जिन पर पहले मतदान हुआ और अब आज मतगणना शुरू हो चुकी है। मनोज्ञा और सचिन हमारे साथ जुड़ गए। आइए सबसे पहले आपको पश्चिम बंगाल की जो सीट है उस पर लगातार अपडेट्स हमको दे रही हैं मनोज्ञा लोईवार, उनके पास लिए चलते हैं। मनोज्ञा, अभी क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं, क्योंकि मतगणना शुरू हो चुकी है, काउंटिंग शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, और इस बार मुकाबला हो सकता है 2021 के मई के रुझान की तरह ना हो, लेकिन उससे कम भी नहीं होगा, क्योंकि 4 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई है। खर्दा विधानसभा सीट से, जहां पर वर्तमान के खुद मंत्री इस समय चुनाव लड़ रहे हैं शोभन देव चट्टोपाध्याय, और उनके खिलाफ हैं बीजेपी के भी उम्मीदवार। लेकिन बाकी सारी सीटों पर भी इस बार चुनाव दिलचस्प होगा। देखिए, आज अभी काउंटिंग शुरू हो गई है खर्दा और बाकी सारे इलाकों में भी, लेकिन इस बार तस्वीरें बहुत सारे मुद्दों से अलग हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव के बाद, भवानीपुर के जीत के बाद, अब ये चुनाव वैसे तो केक वॉक माना जा रहा है तृणमूल कांग्रेस के लिए, लेकिन बार बार एक ही बात कह रही है टीएमसी कि इस बार क्या मार्जिन पहले से ज्यादा होगा, क्योंकि अगर 28,000 सीट वोट का मार्जिन था पिछली बार खर्दा में और भवानीपुर में भी, जहां से शोभन देव चट्टोपाध्याय थे, तो बाकी सारी सीटों पर भी, यानी कि जंगीपुर और बाकी सीटों पर भी इस बार देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से मतदान के रुझान आज सारे दिन, क्योंकि हम आपको एबीपी न्यूज पर रखेंगे आगे, और मिजोरम और मेघालय की सीटों के बारे में भी बताएंगे जहां मतगणना शुरू हो चुकी है। ठीक है, आप रहिए मनोज्ञा हमारे साथ। हम अब सीधे रुक कर लेते हैं मंडी से। सचिन कुमार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। सचिन, अपडेट भी दीजिएगा, शुरू हो चुकी है यहाँ पर मतगणना, और साथ ही देखिए ये तो प्रतिष्ठा का सवाल कांग्रेस के लिए हो जाएगा, क्योंकि एक परिवार की यहाँ पर बात है। क्या कुछ फिलहाल आपको नजर आ रहा है? जी देखिए, इस चुनाव की जो बाईपोल मंडी पार्लियामेंट्री सेगमेंट का हो रहा है, इसकी अहमियत हमें समझनी है कि 2019 में बेशक बीजेपी ने ये जो मंडी लोकसभा सीट थी, ये 4 लाख वोटों से ज्यादा के मार्जिन से जो है जीती थी, मगर इस बार जो है मुकाबला बिल्कुल कांटे का है, क्योंकि प्रतिष्ठा का सवाल है। प्रतिभा सिंह खड़ी हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वीरभद्र सिंह, जो हिमाचल के जो हैं सबसे बड़े कदावर नेता थे वीरभद्र सिंह, और दूसरी तरफ ये मंडी पार्लियामेंट्री सेगमेंट जो है, जो चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, उनकी असेंबली सेगमेंट भी इसी मंडी पार्लियामेंट्री सेगमेंट में है, सराज जो है। तो जयराम ठाकुर ने इस पार्लियामेंट्री चुनाव में पूरा जोर जो है लगा दिया था। बेशक 3 सीटों पर हिमाचल में जो है विधानसभा उपचुनाव भी हो रहे हैं, पर मुकाबला जो है यहाँ है, और कंसंट्रेशन जो है यही थी सारी नेताओं की, क्योंकि ये सीट जो है अब प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। एक तरफ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लिए और दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए, और खासकर वीरभद्र सिंह जो जिनके देहांत
तभी हुआ था। उसके बाद प्रतिभा सिंह को जो है यहाँ कैंडिडेट बनाया गया है। तो दोनों के लिए जो है, कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए, ये जो है इस बार प्रतिष्ठा का सवाल जो है, ये मंडी सेगमेंट जो है बाई इलेक्शन जो है बना हुआ है। और दोनों पार्टियों ने ही यहाँ जो है ताकत जो है पूरी झोंकी थी इस बाई इलेक्शन में। रुझान अभी आना शुरू होंगे, 8 बजे काउंटिंग जो है शुरू हुई है, पर कांटे की टक्कर जो है मानी जा रही है। ये 2019 की तरह हिमाचल प्रदेश हो सकता है के कि मंडी में कांटे की ना हो टक्कर है। बीजेपी प्रतिभा सिंह जो कि वीरभद्र सिंह की पत्नी है, वो इस सीट से किस्मत आजमा रही हैं, जबकि ये जयराम ठाकुर जो कि मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के, उनका गृह जिला है, उन्होंने पूरी ताकत यहाँ पर लगाई हुई है। सिरसा चलते हैं, हमारे सहयोगी जिनेंद्र कुमार वहाँ पहुँचे हुए हैं। एलानाबाद सीट है जहाँ से अभय सिंह चौटाला अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार गोपाल कांडा यहाँ से मैदान में, दो परिवार जो कि बेहद ताकतवर हरियाणा में, उनके बीच ये मुकाबला। जिनेंद्र, बिल्कुल विकास जी, अभय सिंह चौटाला ने किसान कानूनों के खिलाफ और किसान आंदोलन को लेकर जिस तरीके का सरकार का रवैया है उसको लेकर इस्तीफा दिया था। हालांकि दिलचस्प ये है कि एक बार फिर जब उपचुनाव का ऐलान हुआ तो वो उम्मीदवार बनकर सामने आ गए। उनका मुकाबला है गोविंद कांडा, जो गोपाल कांडा सिरसा से विधायक हैं। हालांकि उनकी अपनी पार्टी है, उनके सगे भाई को बीजेपी ने इस बार उतारा है और बीजेपी के जो पिछली बार उम्मीदवार थे वो इस बार कांग्रेस की टिकट पर हैं। इन तीनों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। हालांकि कहा यही जा रहा है जानकारों की तरफ से कि मुख्य मुकाबला अभय सिंह चौटाला यानी इनेलो और बीजेपी जेजेपी के कैंडिडेट गोविंद कांडा के बीच है। मतगणना सिरसा के ताऊ देवीलाल यूनिवर्सिटी के अंदर शुरू हो चुकी है। पहला रुझान अब से कुछ देर में ही सामने आ जाएगा। लेकिन तकरीबन 2.25 लाख मतदाता है विकास जी यहाँ पर और 80% से ज्यादा मतदान हुआ। समझा जा सकता है कि इस उपचुनाव की अहमियत क्या है। इस उपचुनाव के नतीजे बताएंगे कि किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ है या फिर समीकरण में ज्यादा अंतर नहीं आया है। अभय सिंह चौटाला की दावेदारी बेहद मजबूत है, लेकिन दिलचस्पी यही बनी हुई है कि क्या गोविंद कांडा, जो गोपाल कांडा बेहद कद्दावर नेता है सिरसा इलाके के, उनके अपने भाई हैं, क्या वो अभय सिंह चौटाला के रथ को रोक पाते हैं या नहीं। देखना यह भी होगा कि कांग्रेस, जिसने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी, हालांकि मुकाबले में वो अब तक तीसरे स्थान पे ही चल रही है, वो कितने वोट लाती है। तो एलनाबाद का नतीजा हरियाणा, पंजाब, इस समय पटना से लालू प्रसाद यादव जीत होगी आप लोग की। लालू जी आज निकले थे लालू प्रसाद यादव और आज बिहार विधानसभा में उपचुनाव हैं। यहाँ पर आरजेडी और जेडीयू के बीच सीधा मुकाबला है और चुनाव के रुझान से पहले लालू प्रसाद यादव ने जीत की उम्मीद जताई है। पहली बार लालू प्रसाद यादव 2016 के बाद चुनाव मैदान में उतरे थे। उन्होंने चुनाव प्रचार किया था और आरजेडी की जीत के लिए पूरा जोर लगाया था। आपने देखा था कि किस तरह से यहाँ पर जेडीयू और आरजेडी आमने सामने थे। प्रकाश कुमार हमारे साथ पटना से सीधे जुड़ गए हैं। प्रकाश कुमार का रुख कर लेते हैं। प्रकाश, बहुत ही ज़्यादा कांटे का मुकाबला इन सीटों पर, आरजेडी और जेडीयू दोनों के लिए ये सम्मान की लड़ाई से ज़्यादा अहम की लड़ाई। विकास, अभी हमने आपको दिखाया लालू जी की तस्वीर और उन्होंने जो कहा कि वो दोनों सीट जीत रहे हैं और तबीयत खराब है और उन लोगों ने, लालू यादव ने भेजा है तेजस्वी यादव को दरभंगा और जगदानंद सिंह को मुंगेर भेजा है ताकि वहां पर जो मतगणना हो रहा है सबका ध्यान अभी उसी पर है। और आरजेडी का क्योंकि शुरू से ये आरोप है कि इस बार वो जीत गए थे, तेजस्वी तय थे, मुख्यमंत्री बनना उनका तय था, लेकिन सरकारी गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से उनकी सरकार नहीं बन पाई। तो इन दो उपचुनाव में जिस तरह से ताकत झोंकी गई थी, चाहे वो आरजेडी की तरफ से हो, तेजस्वी यादव अकेले अपनी कमान संभाले हुए थे और पूरे दोनों उपचुनाव पर लगातार कैंप भी कर रहे थे और वहां पर कई रोड शोज भी किए थे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरी तरफ से कमान संभाले हुए थे। बीजेपी के कई नेता कैंप कर रहे थे इन दोनों इलाकों में और जाकर के मतदाताओं को रिझा रहे थे, क्योंकि इस बार जो गणित है वो फिल करने की कोशिश की गई थी। जिस तरह से तारापुर में एक वैश्य उम्मीदवार उतारा गया था, जिस वजह से ये कहा जा रहा था कि जो परंपरागत वोट है एनडीए का वो छिटक रहा है। दूसरी तरफ कुशेश्वर स्थान में एक मुसहर जाति के उम्मीदवार बनाए गए थे, तो इस वजह से खलबली मची हुई है कि आखिर इस दोनों सीटों पर क्या होता है। लालू यादव पहली बार 6 साल बाद जो है वो चुनाव प्रचार में उतरे थे, तो उनको देखने के लिए भी भीड़ थी और ये भी देखना होगा कि उनके प्रचार का कितना ज़्यादा
लोगों के ऊपर में असर पड़ा, क्या मतदाता उनकी बातों में आए और फिर ये 2 विधानसभा के उपचुनाव जो कुछ ही देर में गिनती शुरू होने वाली है उस पर क्या असर होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि सारी निगाह, सबकी निगाह जो है वो इस 2 उपचुनाव पर, हालांकि 2 जगह पर उपचुनाव से सरकार के गिरने या सरकार के जाने आने का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साख पर सब कुछ है क्योंकि सरकार नीतीश की है और ऐसे में अगर यह 2 सीट उनके हाथ से निकल जाती है तो विपक्ष को बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। और दूसरी तरफ अगर ये 2 सीटें सरकार के हाथ में आ जाता है झोली में तो उनका कॉन्फिडेंस और मजबूत हो सकता है। परसेप्शन के लिहाज से प्रकाश आप सही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि इन दोनों सीटों पर जेडीयू सीधे आरजेडी से मुकाबला कर रही है। न केवल कोरोना काल के बाद, पेट्रोल डीजल की महंगाई के बाद, लालू प्रसाद यादव के चुनाव प्रचार में आने के बाद ये पहला उपचुनाव है जिसके नतीजों का सबको इंतजार है। अगर जेडीयू जीती तो नीतीश कुमार और मजबूत होकर उभरेंगे और जेडीयू हारी तो निश्चित रूप से उनका जो आत्मविश्वास है कम होगा। पहले ही कम सीटों के साथ वो मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के गहरे दबाव में हैं और इस हार के साथ और ज़्यादा दबाव में जा सकते हैं। जबकि लालू प्रसाद यादव अगर आरजेडी जीतती है तो निश्चित रूप से जो आरजेडी का ट्रम्प कार्ड था, लालू प्रसाद यादव को एक तरह से चुनाव प्रचार में झोंका था, वो एक कॉन्फिडेंस आरजेडी का और ज़्यादा बढ़ेगा। तेजस्वी यादव के लिए आगे की राह और ज़्यादा आसान होगी क्योंकि यहाँ से जो परसेप्शन लेके निकलेंगे वो उनको और आगे मजबूती देगी। तो हमारे साथ जैनेंद्र बने हुए हैं, हमारे साथ मनोज्ञा लोईवाल भी बनी हुई हैं, सचिन हमारे साथ बने हुए हैं, प्रकाश कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज्ञा का रुख कर लेते हैं। मनोज्ञा, 4 सीटों पर उपचुनाव है और 2 सीटें बीजेपी के मौजूदा विधायकों ने खाली की हैं। इस लिहाज से टीएमसी के लिए यहाँ पर तो विन विन सिचुएशन है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से जो एट्रिशन रेट है इस समय, अगर मैं ये कहूँ कि बीजेपी से तृणमूल जाने की जो प्रक्रिया है, अभी 2 दिन पहले ही राजीव बनर्जी शामिल हो गए अभिषेक बनर्जी के साथ त्रिपुरा में, तो छोड़ा बंगाल में था लेकिन ज्वाइनिंग त्रिपुरा में हुई और यही बता रहा है कि किस तरह से, अगर एक शब्द है अंग्रेजी में डिप्लीशन रेट, जो बहुत हाई हो रखा है इस समय बीजेपी के लिए बंगाल में। शुरुआत उनकी 77 से थी, 70 से नीचे विधायक हो गए हैं, अब इतनों की संख्या हो चुकी है जो जा चुके हैं और अभी ऐसा माना जा रहा है कि कतार में 10-15 और हैं। अगर ऐसा चलता रहा और आज की 4 सीटें भी हो गई तो जो ममता बनर्जी ने 2 मई को कहा था कि उनका सपना था कि 2021 में 221 सीटों से जीतेंगे, वो लगभग पूरा होता नजर आ रहा है इन 4 विधानसभा सीटों के साथ। ये तृणमूल कांग्रेस का कॉन्फिडेंस है, लेकिन बीजेपी ये जानती है कि 2 मई के बाद जो मारपीट की घटनाएं हुई हैं उसके खिलाफ अगर आवाज उठानी है और बांग्लादेश की जो घटनाएं हुई हैं जिसमें बार बार दुर्गा पूजा पंडालों पर अत्याचार हुए हैं या तोड़फोड़ हुई है उनमें, उसका क्या कोई असर, जो बार बार मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो भले हिंदू मुसलमान हो या फिर पिटाई का मामला हो या फिर करप्शन का मामला हो, क्या वो इस बार बीजेपी को इन 4 सीटों में कम से कम 2 पर पार लगा पाएगी? क्योंकि 2 पर तो तृणमूल कांग्रेस का वर्चस्व करीब 1 दशक से ऊपर से रहा है और उपचुनाव में बहुत बड़ा परिवर्तन होने की आशंका बंगाल में नहीं होती है। बिल्कुल मनोज्ञा, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। जैनेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं सिरसा से। जैनेंद्र, यहाँ के मुद्दे एक बार हम समझना चाहेंगे कि क्या उन मुद्दों का इफेक्ट आज की मतगणना पर पड़ने जा रहा है और अगर यहाँ पर जीत किसी की भी होती है तो उससे क्या आने वाले चुनावों के लिए एक फीडबैक मिल जाएगा? निश्चित तौर पर हाई वोल्टेज चुनाव एलनाबाद में हुआ है क्योंकि अभय सिंह चौटाला जो इनेलो के सबसे बड़े चेहरे ओम प्रकाश चौटाला के बेटे हैं, उनका ये गढ़ रहा है जी। उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। काफी कद्दावर नेता हैं और लोकप्रिय भी हैं। ये गढ़ है चौटाला परिवार का ये सीट, लेकिन उनको चुनौती जो दे रहे हैं गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा, काफी रसूख है इस परिवार का और इसी वजह से तमाम किसान आंदोलन में बीजेपी उम्मीदवारों का और नेताओं का विरोध हो रहा है। उसके बावजूद गोविंद कांडा चूंकि गोपाल कांडा के भाई हैं तो इस वजह से वो पूरे दमखम के साथ ये चुनाव लड़ पाए। नतीजे बिल्कुल बताएंगे कि क्या अभय सिंह चौटाला ने जो इस्तीफा दिया, जनता उससे नाराज है या फिर जनता एक बार फिर उन्हीं को चुनने के मूड में है। ये दिखाएगी कि क्या बीजेपी ने पिछली बार यानी 2019 विधानसभा चुनाव में जो वोट लाए थे उससे कम वोट आते हैं, ज्यादा वोट आते हैं। किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा था इस उपचुनाव में और इस सीट पर जाट और इसके अलावा सिख मतदाता भी हैं। अब मैं बताऊं शिरीन आपको कि जो सीट है बिल्कुल पंजाब से सटी हुई सीट है, तो पंजाब और हरियाणा की सियासत का एक रिफ्लेक्शन ठीक है जनिन, देखिए यही वो तमाम बातें कि आखिर इन तमाम मुद्दों का असर होगा या फिर नहीं होगा और ये उपचुनाव के जो नतीजे हैं महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं। हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि ये
आगे की दिशा बताएंगे, क्योंकि देखिए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले ये उपचुनाव के नतीजे, इसीलिए कि आखिर दशा और दिशा क्या दिख रही है आने वाले चुनावों की, इस पर भी बहुत निर्भर करता है। इस पर बड़ी कवरेज लगातार आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। तो देखिए उपचुनावों के नतीजों के लिए अब मतगणना शुरू हो चुकी है। जैसे ही रुझान आने शुरू होंगे सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर हर जानकारी देखेंगे। और देखिए बिहार में भी उपचुनाव हो रहे हैं, वहां पर भी जिस तरह से मेहनत की गई थी अलग अलग सियासी दलों की तरफ से, उसका नतीजा क्या होगा वो भी आपको हम बताएंगे। उससे पहले जरा देखिए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। क्या उम्मीद है, क्या नहीं, हमें पूरा विश्वास है, हम चुनाव जीत रहे हैं और जनता ने जनादेश जो है राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को दिया है और रिजल्ट में आप देखिएगा कि भारी मतों से हम लोग जीतेंगे। लेकिन प्रशासन या कुछ लोग अगर कुछ गड़बड़ी करेंगे तो हम यही हैं, इसलिए हम दरभंगा आए हैं और हमारी नज़र हर एक लोगों पर है। तो कोई भी गड़बड़ी होगी इस बार, धांधली गड़बड़ी और जनादेश का हरण और चोरी जनादेश की हम एकदम नहीं होने देंगे। हम लोग हैं और हमारी टीम लोग हैं, हर एक लोगों पे नज़र रखे हुए हैं, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं। यहाँ कई मंत्री डेरा डाल के रखे हैं, उन पर भी हमारी नज़र है, सब लोगों पर नज़र है। कहीं भी कोई गड़बड़ी होगा हम वहीं पहुँचेंगे। पहली बार ऐसा लग रहा है कि बाईपोल में नेता प्रतिपक्ष या जो बड़े नेता है खुद आके देख रहे हैं कि कुछ हो ना, इसके पीछे कोई नहीं, हमारा फर्ज है लोकतंत्र बचाने का। जनता ने जो जनादेश दिया है उसका अपहरण ना हो, बेईमानी ना हो, हरण ना हो, ये हमारा दायित्व है इस चीज़ को रोकने का, इसलिए हम। तो देखिए तेजस्वी कह रहे हैं कि चोरी, हरण, धांधली और अगवा जनादेश होगा तो हम जमीन पे आएंगे, सड़क पर उतरेंगे। प्रकाश कुमार, इतना डरे हुए क्यों है तेजस्वी? देखिए तेजस्वी एक स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति के तहत चल रहे हैं। वो अपने समर्थकों को ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कहीं से भी हार होती है तो इसमें ऐसा तो नहीं कि सरकार की तरफ से कोई गड़बड़ी फैलाई गई है, इस वजह से हुई है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पूरे चुनाव के दरमियान वो लगातार सोशल मीडिया पर बने रहे और जो भी कुछ अगर हो रहा था तो आरोप की झड़ी लगा रहे थे। तो ऐसे में अगर जीत होती है तो वो बताएंगे कि सरकार को गड़बड़ी करने नहीं दिया, इसलिए उनकी जीत भी हो गई है और उनको लोगों का समर्थन है, उनको बड़ा मौका मिल जाएगा सरकार पर हमला करने का। और अगर हार होती है तो इसी बहाने जो आरोप शुरू से लगा रहे थे वो आरोप फिर तय हो जाएगा उनकी तरफ से, उनके समर्थकों को ये बताने के लिए। पर एक बात तो तय है कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से इस बार चुनाव प्रचार किया और अपनी कमान हाथ में ली, उससे ये साफ दिख रहा था कि वो आने वाले दिनों में सरकार के लिए बड़ी चुनौती खड़ा करेंगे, खासतौर से अगर इस सीट पर फैसला उनके मन मुताबिक आता है तो। बिल्कुल, आगे भी आपसे अपडेट्स हम देते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। लगातार एक बड़ी कवरेज के तहत आपको हर जानकारी हम दे रहे हैं। आपको बता दें कि 29 विधानसभा सीट और 3 लोकसभा सीटों पर लगातार अपडेट्स आपको दे रहे हैं, क्योंकि मतगणना शुरू हो चुकी है। क्या है अहम मुद्दे, कौन उम्मीदवार है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे, हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है एबीपी न्यूज। बात करते हैं पाकिस्तान और भारत के बीच शुरू हुए नए रिश्ते की एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये रिश्ता जुड़ा है भारत के हारिश और पाकिस्तान की उसरा के बीच। बतौर दूल्हा दुल्हन दोनों की हाईटेक शादी हुई, पर बीच में आ गई है सरहदों की दीवार। एक रिपोर्ट देखिए। ऑनलाइन निकाह सरहदों के पार। तो अब मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द उनका वीज़ा इशू करे ताकि मैं अपनी वाइफ को इंडिया ला सकूं। दुल्हन भारत लाने की दूल्हे की दरकार। ये हैं राजस्थान के जोधपुर के हारिश खान, जिन्होंने 11 साल के इंतजार के बाद आखिरकार पाकिस्तान की उसरा साबीर को अपनी हमसफर के तौर पर कबूल कर लिया है। पर यहाँ मियाँ बीवी तो राजी हो गए, निकाह और काजी भी हो गए, पर दूरियां अभी बनी रहेंगी, क्योंकि दूल्हा दुल्हन के बीच है सरहदों की दीवार, दो मुल्कों के बीच में तकरार। सुनिए क्या है भारत सरकार से दूल्हे की दरकार। काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे वीज़ा लेने की, लेकिन हमें वीज़ा नहीं मिल रहा था, कुछ इंटरनल इश्यूज थे। लेकिन अब फाइनली जब हमने डिसाइड किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, तो हमने फिर ये अरेंजमेंट किया और शादी की। इस हाईटेक निकाह में बाकायदा सारी रस्में हुई,
दोनों परिवार के लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निकाह में शरीक भी हुए। मेहमान नवाजी भी की गई। अब दूल्हा हारिस सरकार से गुहार लगा रहा है कि उसकी बेगम उसरा साबिर को जल्दी वीजा दिया जाए ताकि वो उसे अपने घर ला सके। सबके अपने जो इंडियन रिवाज है उसके अकॉर्डिंग जब शादी होती है, शादी के तुरंत बाद दुल्हन घर पे आती है, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है। तो आप समझ सकते हैं मेरी फीलिंग्स क्या होगी। तो मैं बस गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे जल्द से जल्द वीज़ा इशू करें मेरी वाइफ के लिए, तो मैं उसको इंडिया जल्द से जल्द लेके आ सकूँ। कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है और ऊपर वाले ने जब इनकी जोड़ी दो ऐसे मुल्कों में रहते हुए बनाई है जिनके बीच रिश्ते खराब हैं, तो उसमें आखिर ये क्या करे। अब देखते हैं कि सरकार कब सुनेगी इस दूल्हे की गुहार। ड्रग्स पर कार्रवाई की आड़ में वसूली और नौकरी पाने के लिए गलत जानकारी देने के आरोपों से घिरे हैं। ऐसे में अब समीर वानखेड़े अपनी बेगुनाही साबित करने की हर कोशिश कर रहे हैं। धर्म और जाति को लेकर लग रहे आरोपों के सीधे किसी को जवाब देने के बजाय समीर वानखेड़े SC/ST आयोग की ही शरण में पहुंच गए। वानखेड़े ने आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला को सबूत सौंपे, जिसमें 1995 और 2008 का जाति प्रमाण पत्र दिया, जिसके मुताबिक वो हिंदू हैं और महार जाति से आते हैं। इसके अलावा वानखेड़े ने पहले बच्चे का जाति प्रमाण पत्र सौंपा, साथ ही स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई पहली शादी और तलाक से जुड़े दस्तावेज सौंपे। माननीय चेयरपर्सन सर के सामने जो मेरी कंप्लेंट थी उससे भी चर्चा हुई और कुछ डॉक्यूमेंट दस्तावेज भी सबमिट किया। आपने जो है अपना 1995 का कास्ट सर्टिफिकेट भी दिया है जिसमें आपकी जाति का जिक्र है। बहुत सारी चीज़ें दी हैं जो मैं अभी मीडिया के साथ डिस्कस नहीं कर सकता। समीर वानखेड़े ने जो सबूत सौंपे उससे फिलहाल अनुसूचित जाति आयोग संतुष्ट दिख रहा है। क्योंकि उसका पहले का सर्टिफिकेट भी था जो उनके पिताजी के बेस पे भी बना था, और बाद में उनका अपना सर्टिफिकेट बाद में नौकरी लगने के बाद जो देते हैं वो भी दिया है। रजिस्ट्रार से मुंबई से उनके जो संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट है वो हम मंगवाएंगे और जल्दी उसके ऊपर जो है कोई भी अंकुश ना रहे उन सबको क्लियर करेंगे। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने वानखेड़े की जाति, धर्म और नौकरी पर निकाहनामा जारी कर सवाल उठाए थे। आरोप लगाया था कि वानखेड़े ने मुस्लिम होते हुए अनुसूचित जाति होने की गलत जानकारी देकर यूपीएससी की परीक्षा में SC कोटे का फायदा उठाया और नौकरी हासिल की। इन्हीं आरोपों के बाद SC/ST कमीशन के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वानखेड़े का बचाव किया था। अब इसके खिलाफ नवाब मलिक राष्ट्रपति से शिकायत करने की बात कह रहे हैं। दाऊद वानखेड़े साहब के घर पे चले जाना और वहाँ पे मीडिया से संवाद करना, वैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह के आचरण रख सकता है? ये सारी चीज़ों का हम देश के राष्ट्रपति को शिकायत करेंगे, सोशल जस्टिस मंत्री को भी शिकायत करेंगे। धर्म और जाति के सवालों से घिरे वानखेड़े पर ड्रग्स केस में वसूली के भी आरोप हैं। सोमवार को SC/ST आयोग जाने के बाद वानखेड़े दिल्ली के RK पुरम में NCB के सामने दूसरी बार पेश हुए, जहां वानखेड़े से करीब 4 घंटे तक पूछताछ चली। कोई बातचीत कुछ तो बताइए सर। आप मुंबई जा रहे हैं सर? मुंबई जा रहे हैं ना? ड्रग्स मामले में कई खुलासे करने वाले समीर वानखेड़े अब चौतरफा विवादों के घेरे में है। आरोप है कि वानखेड़े ड्रग्स पर कार्रवाई की आड़ में बड़ा वसूली नेटवर्क चला रहे हैं। बता दें कि आधे घंटे का वक्त बीत चुका है जब मतगणना शुरू हो चुकी है। 3 लोकसभा सीटों पर और 29 विधानसभा सीटों पर आज मतगणना हो रही है। काउंटिंग शुरू होने के बाद अब धीरे धीरे कर रुझान भी आने लगेंगे। आपको बता दें कि आधा घंटा लगभग हो चुका है जब मतगणना शुरू हो चुकी है। हर राज्य में, हर क्षेत्र में अलग अलग मुद्दे हैं। उस हिसाब से देखिए लोग पहले मतदान करने के लिए पहुंचे और साथ ही अब उनकी किस्मत का फैसला जो EVM में कैद हुआ था वो निकलना शुरू हो चुका है। मतगणना शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे कर अब रुझान भी आने लगेंगे। सबसे सटीक अपडेट आपको मिलेगा ABP न्यूज पर। और आइए अब एक्सपर्ट्स
का पैनल भी हमारे साथ जुड़ गया है। उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। जनसत्ता मुंबई के पूर्व संपादक प्रदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार दिबांग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे जी, और साथ ही भोपाल से वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। पहला सवाल राशिद जी आपसे मेरा है, मध्य प्रदेश के खंडवा की बात करें तो यहां से नंद कुमार सिंह चौहान जी सांसद रहे, काफी सक्रिय रहे। हालांकि यहां पर मुख्य तौर पर लड़ाई हमेशा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही देखने को मिली। इस बार आपको क्या हालात नजर आ रहे हैं? मुझे लगता है ये शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं उनकी भी प्रतिष्ठा का मुद्दा है, क्योंकि वो 3 असेंबली और 1 लोकसभा में अगर उनका प्रदर्शन अच्छा होता है तो तमाम जो प्रयास किए जा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान को हटाया जा सकता है उस पर पूर्ण विराम लग जाएगा। और कमलनाथ ने भी बड़ा दमखम लगाया है और उसके ऊपर ये कि कांग्रेस क्या मध्य प्रदेश में अपनी वापसी कर सकती है सत्ता खोने के बाद, तो दोनों मुद्दे हैं। जहां तक खंडवा की आपने बात करी, मुझे लगता है कि वो भाजपा की सीट थी और भाजपा ने चुनाव के बीच में भी एक कांग्रेस का विधायक तोड़ के अपनी तरफ कर लिया, तो एक खास तौर से एक एडवांटेज है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की भी प्रतिष्ठा की बात होती है, तो उस पैमाने पर शिवराज सिंह चौहान को खरा उतरना पड़ेगा। लोकसभा की सीट की संभावना ये लगती है कि वो भाजपा के ही पक्ष में जाएगी। ठीक है राशिद जी, आप हमारे साथ रहिए। प्रदीप जी, अब आपका रुख करूंगी मैं। हमेशा जब उपचुनाव होते हैं तो कहा जाता है कि उपचुनाव के नतीजे सिर्फ उन्हीं सीटों तक सीमित नहीं रहते जहां पर चुनाव हुए हैं, उसका असर बाकी जगहों पर भी देखा जाता है। और इस बार तो 13 राज्य हैं, 13 राज्यों में उपचुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। किस तरह का असर इसका होगा और क्या ये कहा जाए कि ये आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा कि फिलहाल मूड क्या है देश का? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर बहुत ज्यादा असर। ये जाहिर है कि जो पार्टी जीतेगी, जो अच्छा करेगी, उसमें उत्साह होगा, जो पार्टी हारेगी थोड़ा उसका मनोबल गिरेगा, लेकिन उसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। मुझे ये जो उपचुनाव हुए हैं इनमें 3 राज्यों के उपचुनाव ऐसे लगते हैं जो राज्य की राजनीतिक दिशा को निर्धारित कर सकते हैं या आगे की दिशा तय कर सकते हैं। उनमें एक है हरियाणा का जो एलानाबाद का विधानसभा उपचुनाव है। वहां पता चलेगा कि किसान आंदोलन के कारण बीजेपी को कितना नुकसान हुआ है, नाराजगी का असर कितना ज्यादा है। एक दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है बिहार का। देखिए, वहां की जो विधानसभा की गणित की स्थिति है उसमें कमजोर कड़ी है 2 पार्टियां एनडीए में जो है, जीतन राम मांझी की और मुकेश सहनी की। वही बैलेंस बनाए हुए हैं। अगर वो खिसक कर उधर चली गई, ये दोनों सीटें जेडीयू की थी, मान लीजिए कि आरजेडी अगर जीत जाती तो बहुत बड़ा उलटफेर होने की संभावना बन जाएगी। हो जाएगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो संभावना बन जाएगी। फिर एक तरह से जेडीयू और एनडीए जो है बैकफुट पे होगा, आरजेडी में उत्साह बढ़ेगा। दूसरा, कांग्रेस और आरजेडी का रिश्ता क्या होगा, ये भी ये उपचुनाव तय करेगा। और तीसरा राज्य मुझे लगता है तेलंगाना, जहां हुजूराबाद का जो बाई इलेक्शन है असेंबली का, हालांकि एक ही इलेक्शन एक असेंबली है, उसका सरकार पर कोई असर पर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन वो जो ई राजेंद्र चुनाव लड़ रहे हैं, एक समय केसीआर के राइट हैंड मैन होते थे, नंबर 2 थे कैप्टन, पार्टी छोड़कर आए, बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर वो जीतते हैं तो ये एक सेटबैक केसीआर के लिए होगा, क्योंकि केसीआर ने इस सीट को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है कि किसी भी हालत में इनको हराना है। उनको मंत्रिमंडल से हटाया गया था, फिर पार्टी उन्होंने छोड़ दी। और तो ये 3 राज्य जो हैं, वैसे तो पश्चिम बंगाल भी है, 2 सांसदों ने इस्तीफा दिया है विधानसभा से बीजेपी के, तो क्या अब बीजेपी की स्थिति जो उस समय थी विधानसभा चुनाव के समय, उसमें और गिरावट आई है, ममता बनर्जी ने और गेन किया है, ये सारे सवाल। जी, दीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिबांग भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अभय दुबे भी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। अभय दुबे जी का रुख कर लेते हैं। अभय दुबे, जिस तरह से किसान आंदोलन की चर्चा देश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई और इतने बड़े स्तर पर हुई कि इस पर टूल किट का भी इजाद हुआ, क्या ये विधानसभा चुनाव किसान आंदोलन पैन इंडिया नहीं है, इस पर मोहर लग जाएगी? क्योंकि इसका असर
हरियाणा के अलावा बाहर हम देख रहे हैं हरियाणा पंजाब के अलावा ज़्यादा नहीं है। देखिए, किसान आंदोलन अखिल भारतीय नहीं है। किसान आंदोलन का असर अखिल भारतीय नहीं है। चर्चा केवल हो जाने से कोई आंदोलन अखिल भारतीय नहीं हो जाता। चर्चा तो किसी की कहीं भी हो सकती है। न्यूयॉर्क में कोई घटना होती है, हम लोग भारत में चर्चा करते हैं, एबीपी में चर्चा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के ऊपर उसका असर है। किसान आंदोलन मुख्य रूप से हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीमित है। दूसरे जो नकदी फसल उगाने वाले इलाके हैं, वहां के किसान भी इस आंदोलन के साथ हमदर्दी रखते हैं, लेकिन इसका राजनीतिक असर और सांगठनिक असर और गोलबंदी के लिहाज से उन क्षेत्रों के ऊपर नहीं है। हरियाणा के उपचुनाव पे इसका असर की जांच होगी, इस उपचुनाव के द्वारा कितना असर है उसका। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अभी उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होंगे तब पता चलेगा कि वहां कितना असर है। और पंजाब में इसका काफी गहरा असर है, क्योंकि पंजाब से ही आंदोलन ये शुरू हुआ था और पंजाब के किसान अभी भी इसके हरावल में हैं। और वहां पर बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, वहां किसान उन्हें इजाजत ही नहीं दे रहे हैं कि वो घर से बाहर निकलें और किसी भी किस्म की राजनीतिक गतिविधि करें। तो वहां भाजपा को किसान आंदोलन ने पूरी तरीके से शून्य कर दिया है। हरियाणा की स्थिति इसलिए अलग तरह की है क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी एक तरह से गैर जाटों की पार्टी है। और ये देखना होगा कि किसान आंदोलन में मुख्य तौर पर जाट किसान सक्रिय हैं, और भी बिरादरियों के लोग हैं, लेकिन मुख्य तौर पर नेतृत्व उनके हाथ में है, पहलकदमी उनके हाथ में है। तो अब जो गैर जाट बनाम गैर जाट का जो फार्मूला भाजपा ने हरियाणा में चला रखा है, ये जो उपचुनाव बताएंगे कि वो फार्मूला कहां तक कामयाब हो सकता है। जी, अभय दुबे जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार दिबांग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सवाल आपसे यही है, क्योंकि प्रदीप सिंह जी से जब शिरीन ने सवाल किया कि क्या इसका 5 राज्यों में आने वाले चुनावों पर असर पड़ेगा, तो उन्होंने हालांकि इससे इनकार किया है, लेकिन पॉलिटिशियंस की नजर इस पर है कि छोटा सा ही सही, लेकिन फीडबैक तो मिले कि तमाम जो मुद्दे चल रहे हैं उसके बाद मूड क्या है जनता का। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और देखिए, इसका असर जरूर पड़ेगा। और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ जो हरियाणा में जो चुनाव हो रहा है एलनाबाद में, अकेले उम्मीदवार थे आईएनएलडी के अभय चौटाला, उन्होंने इस्तीफा दिया। लगातार कहा गया कि जो किसान आंदोलन है ये मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं, ये लोग कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये लोग राष्ट्र विरोधी हैं, ये कांग्रेस के उकसावे में आके कुछ लोग कर रहे हैं, किसानों से इसका कोई मतलब नहीं है, किसान तो अपनी खेती कर रहा है, इन लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा जवाब मिलेगा इस बात का। मार्जिन को देखा जाए, अगर वहाँ पर गोपाल कांडा के भाई वहाँ पर लड़ रहे हैं तो कैसा मार्जिन होगा, क्या लोगों का मूड रहता है, वो किसानों का मूड रहता है, वो उससे एक बहुत बड़ी आवाज निकलेगी जिसकी गूंज आपको सुनाई देगी पंजाब के चुनाव में। मेरे ख्याल से पंजाब के चुनावों के लिए ये एक तरीके से बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो इलाके हैं खेती के बहुत बड़े, उन पर यहाँ पर बड़ी इस पर गूंज दिखाई देगा। मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है एलनाबाद का चुनाव उस हिसाब से। ये दूसरी बात है कि आगे यहाँ पर कांग्रेस और आईएनएलडी राज्य में कैसे चलते हैं, वो एक दूसरी बात है, मैं उसको छोड़ देता हूँ। बड़ी एक व्यापक तस्वीर देखें तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण होगा। बात ये भी हुई कि किस तरीके से हजूराबाद में जो चुनाव हो रहा है, एक ऐसे उम्मीदवार रहे एटला राजेंद्रन, जिन्होंने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उनकी कंपनी ने वहाँ लैंड ग्रैब किया। लैंड ग्रैब में वो दोषी पाए गए। दोषी पाए जाने के बाद उनको मंत्रिमंडल से निकाला गया। ऐसे दोषी को, ऐसे आरोपी को बीजेपी टिकट देती है, चुनाव लड़वाती है, तो क्या उसकी जीत बड़ी जीत मानी जाएगी बीजेपी की? ये एक सवाल होगा। ये सवाल ये भी होगा, क्योंकि आप लोग चर्चा में कर रहे हैं कि सवाल ये भी होगा कि क्या इस तरह के उम्मीदवारों को टिकट दी जानी चाहिए जिन पर ऐसे आरोप हों, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अच्छे उम्मीदवार हैं, पर चूंकि उन पर वो लगी हुई है, आरोप लगे हुए हैं, तो क्या उनको टिकट मिलनी चाहिए? मैं संक्षेप में बोल दूं कि मुझे लगता है कि तारापुर का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होगा
बिल्कुल, और उसके नतीजे क्या रहेंगे ये काफी कुछ भी तय करेगा। ठीक है दिबांग, आप हमारे साथ रहिए, हम फिर से आपके पास लौटेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, लेकिन अब ग्राउंड जीरो पर जाने का वक्त हो गया है। कुछ खास संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ निधिश्री हैं जो कि दरभंगा में बताएंगे क्या कुछ फिलहाल वहां पर चल रहा है। साथ ही हमारे साथ जयपुर से मनीष शर्मा भी जुड़े हुए हैं और भी जगहों का हम रुख कर लेंगे। पिंकी राजपुरोहित भी मेरे साथ बेंगलुरु से हैं, लेकिन अब पहले जयपुर चलते हैं। मनीष, अगर राजस्थान की बात करें, 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव यहां पर हुए हैं और जिनके नतीजे आज आने हैं, लेकिन राजस्थान में किस तरह से कुछ ठीक सरकार में नहीं चल रहा, वहां पर नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट भी लगातार होती रही है और आपसी झगड़े से भी जूझ रहे हैं अशोक गहलोत। फिलहाल क्या अपडेट वहां से, और आज इन चुनावों को किस तरीके से देखा जा रहा है, इन नतीजों को? जी बिल्कुल शिरीन, अगर पूरे राजस्थान की हम बात करें तो ये दोनों उपचुनाव जो है ये खासतौर पर मेवाड़ के इलाके में है। मेवाड़ वो इलाका माना जाता है जो बीजेपी का गढ़ है। कुल 28 विधानसभा सीटों में से इस वक्त बीजेपी के पास आधी यानी 14 हैं, जबकि कांग्रेस के पास सिर्फ 9 सीटें हैं। वल्लभनगर सीट कांग्रेस के पास थी। यहां पर गजेंद्र सिंह शक्तावत की मौत के बाद उनकी पत्नी प्रीति शक्तावत को कांग्रेस ने टिकट दिया है। दूसरी तरफ जो धरियावाद प्रतापगढ़ जिले की सीट है, वहां पर गौतम लाल मीणा के निधन के बाद एक अन्य व्यक्ति को यानी परिवारवाद से हटकर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सबसे अहम सवाल जिसका जिक्र आपने किया, राजस्थान में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और वो सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं बल्कि बीजेपी में भी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार पर इन उपचुनाव के नतीजों का भले ही कोई फर्क न पड़े, लेकिन राजस्थान की सियासत पर इसका सीधे तौर पर असर पड़ने वाला है, क्योंकि यदि कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीतती तो अशोक गहलोत के लिए अपने विरोधी खेमे को जवाब देना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ अगर बात बीजेपी की जाए तो सतीश पूनिया यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं और वसुंधरा राजे की राजनीतिक निष्क्रियता के बाद ये माना जा रहा है कि राजस्थान में एक दूसरी पंक्ति के बीजेपी के नेताओं को पार्टी आलाकमान आगे लाना चाहता है। ऐसे में यदि धरियावाद की सीट को बीजेपी रिटेन कर लेती है, बचाए रखती है, तो ये सतीश पूनिया के लिए एक बड़ी जीत होगी। वल्लभनगर सीट चूंकि कांग्रेस की है और अगर कांग्रेस उसे जीत भी लेती है तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अशोक गहलोत अपने विरोधियों को फिलहाल चुप रखने में कामयाब हो पाएंगे। बिल्कुल, अशोक गहलोत के लिए जीत बहुत जरूरी है। मनीष शर्मा, आप हमारे साथ बने रहिए। पिंकी राजपुरोहित का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ बेंगलोर से जुड़ी हुई हैं। पिंकी, बसवराज बोम्मई के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला उपचुनाव, बहुत ज्यादा जीत की दरकार उनके अपने परसेप्शन के लिए। देखिए, इसे जो है लिटमस टेस्ट जरूर कह सकते हैं विकास, क्योंकि जिस तरह से बसवराज बोम्मई के मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 सीटों पर बाई इलेक्शंस के आज रिजल्ट आने हैं, सिंदगी और हंगल ऐसी सीटें जो कि उनके पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट में ही है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक साख की लड़ाई बन जाती है। और ओवरऑल अगर दक्षिण की बात करें तो सबसे पहले कर्नाटका में जो 2 सीट्स है वहां पर जेडीएस, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ही अपना पूरा जोर लगा चुके हैं और कहीं ना कहीं अपनी जीत से ये संदेश भी देना चाहते हैं कि किस तरह से 2023 के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर भी बडवेल सीट पर चुनाव हुए थे, जहां पर वाईएसआरसीपी के पास ये सीट थी और अब जो है टीडीपी और वाईएसआरसीपी दोनों आमने सामने। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग मुकाबला अगर दक्षिण भारत में कहे तो वो हुजूराबाद है, जहां पर एटेला राजेंद्र, जिन पर लैंड ग्रैबिंग का आरोप लगा था और टीआरएस ने जिसे निकाल दिया था, वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इस सीट पर एक फॉर्मर टीआरएस नेता और एक जो है रिसेंट जो प्रेजेंट टीआरएस नेता, उन दोनों के बीच में ये मुकाबला है। केसीआर ने इस लड़ाई को जो है एक अपनी पर्सनल लड़ाई के तौर पर इसे लड़ा है और ऐसे में क्या वहां के जो लोग हैं, हुजूराबाद के जो लोग हैं, क्या वो एटेला राजेंद्र को चूज करेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर वो काफी पॉपुलर चेहरा रहे हैं, या फिर एक बार केसीआर की पॉपुलैरिटी को देखते हुए उन्हें जो है सत्ता से बाहर करेंगे? तो कहीं ना कहीं ये जो सीट है इस पर काफी ज्यादा निगाहें टिकी हुई है हर किसी की, क्योंकि हमने देखा था हैदराबाद में भी बीजेपी ने किस तरह का प्रदर्शन किया था जीएचएमसी इलेक्शन में। तो हुजूराबाद में अगर बीजेपी जीत जाती है तो कहीं ना कहीं हौसले जो है वो काफी बुलंद हो जाएंगे आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। कुछ ही देर बाद रुझान भी आने लगेंगे। सबसे पहले अपडेट आपको हम पहुंचाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि हर मिनट हर पल की जानकारी आप तक हमारे सहयोगी पहुंचा रहे हैं। दरभंगा का रुख कर लेते हैं, निधिश्री हमारे साथ मौजूद है। निधिश्री, कोई अंदर से खबर मिली है क्या, कोई रुझान अब तक? नहीं, देखिए करीब 45 से 50 मिनट का वक्त हुआ है जब काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई है।
3 लेयर में यहाँ पर सुरक्षा जो है वो लगाई गई है, इसलिए भी क्योंकि लगातार अगर आप विपक्ष की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, तो वो आक्रामक दिख रहे हैं। कल शाम ही वो कुशेश्वर स्थान जो है वो पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए के बारे में उन्होंने जिक्र करते हुए कहा, खासतौर पर जेडीयू के बारे में कि कोई भरोसा नहीं है, कभी भी धांधली या हेरा फेरी हो सकता है। और इस वक्त अगर मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा सकूँ, चूँकि पुलिस का भारी बल जो है वो यहाँ तैनात किया गया है। उम्मीद है कि थोड़ी देर में जो है रुझान आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद दिन चढ़ने के साथ साथ वो नतीजे में परिवर्तित होंगे। देखिए, दोनों ही सीटें इस बार जो है वो बहुत मायने रखती हैं बिहार के लिए, क्योंकि अच्छा निधिश्री, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहती हूँ क्योंकि देखिए अब अपडेट भी आना शुरू हो गया है और मंडी की अगर हम बात करें, क्योंकि वहां पर भी मुकाबला बेहद दिलचस्प है और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि प्रतिभा जो है वो आगे चल रही है। ये बड़ी खबर है और बड़ी खबर इसीलिए क्योंकि यहाँ पर एक परिवार, वीरभद्र सिंह की परिवार की साख यहाँ पर है। कांग्रेस की प्रतिभा सिंह मंडी लोकसभा सीट से आगे चल रही है। प्रतिभा सिंह बीजेपी उम्मीदवार से 2000 वोटों से आगे चल रही है। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी है प्रतिभा सिंह और इसीलिए ये सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यहां पर जिस तरह से कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, बीजेपी उम्मीदवार से आगे चल रही है प्रतिभा सिंह, कांग्रेस की उम्मीदवार। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट रामस्वरूप शर्मा के निधन के बाद खाली हुई थी। यहां से कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी को उम्मीदवार बनाया था। रुझान जो शुरुआती आना शुरू हुए हैं उसमें वे आगे चल रही हैं। जयराम ठाकुर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा साख वाली सीट है। उन्होंने पूरा दमखम लगाया था, मुख्यमंत्री हैं, उनका अपना गृह जिला है। आगे क्या होगा, इस रुझान के बाद नतीजे किसके पक्ष में आएंगे, इस पर नजर होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।